Good morning, student. Today we are going to discuss chapter 3 water resources. वाटर रिसोर्सेज में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले तो ये जान लीजिए कि वाटर रिसोर्सेज आज के डेट में या एंशिएंट टाइम में भी सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज के रूप में हमारे सामने रहा है, क्योंकि अगर वाटर इस अर्थ से समाप्त हो जाए तो जीवन चलाना मुश्किल है, यानी जीवन भी समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से विदाउट वाटर वी कॉन्ट एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ, यानी बिना वाटर के हम लाइफ की आशा भी नहीं कर सकते। इस तरीके से इस मायने में अगर समझें तो वाटर रिसोर्सेज क्या हैं, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स के रूप में हमारे सामने आज भी है, कल भी था और आगे भविष्य में भी रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि जो वाटर रिसोर्सेज हैं उन पे अगर हम डिस्कस करें तो ज्योग्राफिकल क्राइटेरिया के थ्रू अगर हम इस पे डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि टोटल वर्ल्ड का मतलब पूरे अर्थ पे विश्व का 3/4 यानी अर्थ के 3/4 के बराबर वाटर है। यानी अर्थ पे जितना भी वाटर है वो पूरे अर्थ के अगर हम एरिया को देखें तो उसका 3/4 हम देखते हैं कि वाटर ही है। उसके बाद 1/4 में आप देखेंगे कि अर्थ का जो लैंड फॉर्म है वो सिचुएटेड है। इस तरीके से देखा जाए तो वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जो आपके पास 3/4 वाटर है ये सभी फ्रेश वाटर नहीं है। यानी फ्रेश वाटर कहने का मतलब ये है कि एज अ ड्रिंकिंग वाटर या फिर कह लें कि हमारे यूज के लिए जो वाटर होता है वो नहीं है। इसमें 3/4 में अगर हम इसको 100% मान लें तो ऐसे समझिएगा कि इस 3/4 को अगर 100% मान लिया जाए तो यहाँ इस 100% में से हम देखें कि 97% से इस 100% का अगर 97% निकाल दें तो ये क्या है, ये 97% सैलिन और मैरिन वाटर है। यानी ये हमारे यूज के, ये फ्रेश वाटर नहीं, ये हम इसको यूज नहीं कर सकते। बचा 3%। इस 3% पे अगर हम बात करें तो इस 3% का 25% यानी इस 3% में जो 3% बचा उसको अगर 100% मान लें तो इसका 25% ही हमारे लिए क्या है, हमारे लिए फ्रेश वाटर के रूप में, अंडरग्राउंड वाटर के रूप में हमें मिलता है, जो हम ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज करते हैं। और पूरा वर्ल्ड इसी 25% में, यानी इस 3% के 25% में पूरा जो है आपका ड्रिंकिंग वाटर का यूज कर रहा है। नहीं तो आपको बताऊं कि इसमें भी 75% जो है वो एज अ आइस फॉर्म में है। यानी इस 3% का 75% क्या है, वो आइस फॉर्म में है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। इस तरह से देखा जाए तो फ्रेश वाटर की कंडीशन आज के डेट में बहुत बदतर है और आने वाला समय और ज़्यादा क्रिटिकल होता जाएगा, या फिर कह लीजिए कि और ज़्यादा वाटर क्राइसिस वाटर क्राइसिस आपको देखने के लिए मिलेगी अलग अलग जगहों पे। अब इसमें ध्यान देते हैं कि जो ये तो हमारे पास डेटा था, इसको आपको मैं वैसे ही बता दिया हूँ ओरली, ये समझने की चीज़ है। अब आगे आते हैं कि फ्रेश वाटर रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, चूंकि हम जानते हैं कि वाटर जो है वो क्या है, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। क्योंकि इसमें जो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वर्ड जुड़ा हुआ है, इसी की वजह से हम ये देख सकते हैं कि ये जो वाटर है ये क्या होता है, रिन्यू होता है या रिचार्ज होता रहता है। कैसे? चूंकि जो ओशियनिक पोर्शन है या सी पोर्शन है वहां से वाटर वेपर के रूप में मॉइस्चराइजेशन आता है, आपके लैंड फॉर्म पे रेनफॉल होती है। लैंड फॉर्म पे रेनफॉल होने के बाद जब आपका क्या होता है, जो आपका रेनफॉल वाला वाटर है वो क्या होता है, रनिंग में आ जाता है, या फिर कह लीजिए कि वो क्या होता है, बहते हुए जब वो आगे फिर जाकर के उसी ओशियन की तरफ मूव करता है और जाकर के उसी ओशियन में चाहे रिवर के थ्रू, चाहे लेक्स के थ्रू या जैसे भी
फिर से जा करके उसी ओशियन में मर्ज होता है। तो जब तक वो रेनफॉल होती है या जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन, बौछार जो गिरती है, वो चूंकि ग्रेविटी वर्क करती है, अर्थ पे ग्रेविटी भी है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वाटर के जो आपके क्या है बूंदें हैं वो क्या हो जाती हैं, अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करती चली जाती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर होती चली जाती हैं, जिसे हम किससे, जैसे हैंडपंप लगा के या इस टाइप के जो है पंप्स लगा करके हम उसका यूज करते हैं अपने जीवन में, चाहे इरिगेशन में, चाहे ड्रिंकिंग वाटर में। तो इस तरीके से ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ये क्या होता है, हमेशा बार बार रेनफॉल होना, वहां से मॉइस्चराइजेशन उठना, ओशियनिक पोर्शन से या सी पोर्शन से मॉइस्चराइजेशन आकर के आपके लैंड फॉर्म पे रेनफॉल करना, लैंड फॉर्म पे रेनफॉल करने के बाद रिवर के थ्रू आपका जो भी वाटर है वो ट्रेवल करके फिर से जा करके सी में मर्ज हो जाना। इस तरीके से ये जो आपका अंडरग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन होता जाता है, उसी को हम क्या करते हैं, वही यही जो प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल है वही इसको क्या करता है, रिचार्ज करता है। और ये जो साइकिल है, रेनफॉल होना, फिर जाके मर्ज होना, फिर रेनफॉल होना, फिर जाके मर्ज होना, ये जो साइकिल है इसी को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। और इसी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की वजह से ही इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम अपने स्तर पे देखें तो ये क्या है, एक आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नेम से जाना जाता है, या रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में हम देखते हैं, नहीं तो इसको रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं कहा जाता, क्योंकि यही जो रिसाइकलिंग होती रहती है इसकी, यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू जो बार बार रेनफॉल होना और मर्ज होना और ये बार बार प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे हमारा क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल चार्ज होता रहता है, या फिर हम कह दें कि रिन्यू होता रहता है, जिससे हमारी जो नीड है वो फुलफिल होती रहती है। और ये चीज़ें आपके फ्रेश वाटर के लिए, यही आपके हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है ये सबसे मेन फैक्टर या मेन फैक्टर के रूप में कार्य करता है। अब आते हैं यहाँ पे, जो हमारे वहाँ पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट है या जो हमारी नीड है या जो वाटर का एक्सप्लॉयटेशन है, उसको देखते हुए एक टारगेट किया गया, या फिर कह लीजिए कि एक डेटा आपके सामने रखा गया या प्रेडिक्शन की गई है, ऐसे समझिएगा। प्रेडिक्शन ये है कि बाय 2025 नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव इन वाटर स्कार्सिटी। यानी अगर देखा जाए तो ये जो प्रेडिक्शन है वो आज की हमारी एक्सप्लॉयटेशन, वाटर एक्सप्लॉयटेशन, या फिर कह लीजिए कि वाटर का जो मिसयूज हम कर रहे हैं या बहुत बड़े लेवल पे मिसयूज और यूज हो रहा है, उसको देखते हुए ये रखा गया है कि आने वाले समय में यानी 2025 तक हम देखें कि 2 बिलियन पीपल क्या हो जाएंगे, वो वाटर स्कैर्सिटी से कहीं न कहीं समस्या झेलेंगे, वाटर स्कैर्सिटी की समस्या को वो झेलेंगे, या फिर ऐसे कह लीजिए वाटर स्कैर्सिटी उनके सामने उपस्थित होगी। ऐसे इस टाइप से समझिएगा कि उनके लिए वाटर का कहीं ना कहीं क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगा, उनको वाटर के लिए क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वाटर नहीं मिल पाएगा, फ्रेश वाटर उनके पास नहीं होगा। इस टाइप का ये आपका प्रेडिक्शन है 2025 तक। अब क्यों प्रेडिक्शन है, पहली चीज तो ये समझ लें कि वाटर स्कैर्सिटी होती क्या है। तो वाटर स्कैर्सिटी जैसा कि हमने पीछे ही देखा है, तो उसी से समझ में आ गया होगा, जो हमारा प्रेडिक्शन है उसी से समझ में आ गया होगा कि जो हमारी आज की नीड है फ्रेश वाटर की, चाहे ड्रिंकिंग वाटर की, वो पूरी तरह से फुलफिल ना होना ही क्या है, वाटर स्कैर्सिटी के नेम से जाना जाता है। चाहे इस टाइप से समझिएगा कि नहाने धोने, कपड़े धोने, नहाने, या फिर हम कह लें कि ड्रिंकिंग वाटर के रूप में जो हमें फ्रेश वाटर चाहिए वो न मिलना ही वाटर स्कैर्सिटी है। जो हमारी नीड है वाटर की वो फुलफिल ना होना, शॉर्टेज ऑफ वाटर, ऐसे दूसरे लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि शॉर्टेज ऑफ वाटर इज नोन एज द वाटर स्कैर्सिटी। कि किसी एक प्लेस पे या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वहाँ के लोगों को जो उनकी नीड है उस नीड के बराबर वाटर अवेलेबल ना होना ही वाटर स्कैर्सिटी के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी जो ये आज के डेट में समस्या ये हमारे सामने खड़ी हो रही है। अब आज के डेट में ऐसे समस्या समझ में नहीं आती है। जो ही वाटर स्कैर्सिटी का नेम आता है तुरंत हमारे सामने एक सबसे बड़ा
जो समस्या ऐसे समझ में आती है जब हम राजस्थान को अपने माइंड में एक बार फिगर क्रिएट करते हैं राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान का कंडीशन ये होता है, आपने देखा भी होगा चाहे न्यूज चैनल्स पे या टीवी चैनल्स पे आप देखे होंगे, या राजस्थान जब भी दिखाता है डिजर्टेड रीजन, तब वहां पे दिखाता है कि महिलाओं को कई मटके एक के ऊपर एक रख करके और कई कई किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है वाटर के लिए। ये वो जो तस्वीर आपके सामने आती है वही फिगर क्रिएट करता है आपके सामने कि वाटर स्कैर्सिटी होती क्या है। अदरवाइज ऐसे तो हमें समझ में ही नहीं आता। आपके बुक में फिगर भी बना करके दिया हुआ, उसको आप देख करके समझ सकते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी तभी समझ में आती है जब हम अपने माइंड में एक फिगर राजस्थान के उन महिलाओं को का क्रिएट करते हैं जो सर पे कई कई मटके रख करके, एक के ऊपर कई मटके रखते हैं और 2 से 3 किलोमीटर तक ट्रेवल करते हैं, केवल किसके लिए? फ्रेश वाटर के लिए, कि हाँ वहां से वाटर, ड्रिंकिंग वाटर हमें मिल सके। तब हमें समझ में आती है कि वाटर स्कैर्सिटी है क्या। अब आने वाले समय में जो वाटर स्कैर्सिटी और आगे हमें फेस करना है वो उसे भी माइंड में रखना है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ कारण हैं। किन किन कारणों से वाटर स्कैर्सिटी, या फिर किस कारण से, किन डेटाज को देखते हुए, किन कारणों को देखते हुए ये जो आपका प्रेडिक्शन किया गया कि बाय 2025 जो 2025 तक अगर देखा जाए कि लगभग 2025 तक 2 बिलियन पर्सन जो है या 2 बिलियन पीपल जो है वो क्या हो जाएंगे? वाटर स्कैर्सिटी के दायरे में आ जाएंगे। वो क्यों कहा गया है, क्यों ये प्रेडिक्शन किया गया, इसके पीछे क्या कारण है, इनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कॉजेस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, क्या क्या कारण है उनको समझते हैं। सबसे पहला कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा क्यों? उसके पीछे क्या कारण है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता है? क्योंकि अ लार्ज पॉपुलेशन, हमारे इंडिया की कंडीशन ये है कि यहाँ पे 1 अरब से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो आप बताइए 100, आज के डेट में लगभग 130 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं। तो 130 करोड़ को कहां से हम क्या करेंगे, कहां से हम वाटर अवेलेबल करेंगे? और सबको जीने के लिए फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये प्राइमरी नीड है हमारी। अगर फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है तो हम जिंदा रहने की कल्पना नहीं कर सकते। इस तरीके से देखा जाए कि लार्ज पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, इसके पीछे कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन के पीछे। या फिर कह लीजिए कि लार्ज पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन बड़ी होगी, जनसंख्या बड़ी होगी, तो आप इसको समझिएगा कि वहां पे उनकी नीड भी बढ़ेगी, और नीड बढ़ेगी तो उसको फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं। रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं रहे, कोई ऐसा तो हो नहीं रहा है कि अचानक रेनफॉल बढ़ जाए या अचानक अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वाटर की अवेलेबिलिटी उतनी ही है जितने हम जब 60 करोड़ थे तब भी थी, और जितनी आज हम 130 करोड़ है तब भी उतनी ही है, बल्कि वो कम ही होता जा रहा है डे बाय डे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इसके पीछे कारण बन रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपके पास लार्ज पॉपुलेशन है उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए जो हम वाटर यूज कर रहे हैं या बहुत बड़े लेवल पे यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वाटर स्कैर्सिटी के पीछे कारण बनेगा। दूसरा, इरिगेशन। भाई पॉपुलेशन बड़ा है तो उसे फूड ग्रेन्स भी चाहिए, और वो फूड ग्रेन्स बड़े लेवल पे चाहिए, और बड़े लेवल पे फूड ग्रेन्स को लाने के लिए या कल्टीवेट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, उन एरियाज में भी एग्रीकल्चर करना पड़ेगा जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, भले ही वहां अंडरग्राउंड वाटर लेवल को हम यूज करके करें। क्योंकि पहले का समय दूसरा था कि हम मानसून पे डिपेंड रहते थे, मानसून आएगा तो रेनफॉल होगी तो हमारा एग्रीकल्चर हो जाएगा। ऐसा अब कुछ नहीं है। आज के डेट में जो हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज कर रहे हैं बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, उसको खिलाएंगे कहाँ से? तो जो बड़े लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज कर रहे हैं। उस हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को ग्रो करने के लिए वाटर अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी वो बहुत बड़े लेवल पे आपको प्रोडक्शन देगा। इस तरीके से देखा जाए तो एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन के लिए हम अंडरग्राउंड वाटर लेवल यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या होता है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे वहां वाटर स्कैर्सिटी को जन्म देने के लिए। अगला है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन।
इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की बात कर लें तो हमारे सामने आपको दिखता है कि क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन में कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जैसे बहुत से एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज का फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कंपनी, जो हमारे अदर कंट्रीज से आकर के यहाँ पे हमने, या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमने अपने ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए हमने एफडीआई लागू किया है, उसके थ्रू अदर कंट्रीज से जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आकर के हमारे वहाँ इस्टेब्लिश हो रही हैं, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए कहीं ना कहीं हमें प्राइमरी फैसिलिटी तो देनी ही पड़ेगी। यानी वहाँ पे जो लोग जॉब करेंगे या वहाँ के जो भी कर्मचारी होंगे, उनको कहीं ना कहीं प्राइमरी फैसिलिटीज यानी कि जो वाटर अवेलेबिलिटी है उनके लिए तो हम कहीं ना कहीं अवेलेबल कराएंगे ही। इस तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे, वो कहीं ना कहीं इसी वाटर रिसोर्सेस पे ही भार बढ़ रहा है। इस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये एक स्कार्सिटी, वाटर स्कार्सिटी की तस्वीर को और ज़्यादा साफ करती चली जा रही है। और यही कारण है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने के साथ साथ वाटर स्कार्सिटी भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि भार तो उसी रिसोर्सेज पे पड़ने हैं। अगला इसी में है एंड अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे हम शहरीकरण कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन, क्योंकि पहले क्या था, पहले रूरल जो था वो रूरल जो सिविलाइजेशन थी उसमें ठीक था कि चलो भाई वाटर जो वेल का, ट्यूबवेल का जो वाटर है उसी से काम चल जाता था। लेकिन आज के डेट में जो हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है, उन्हें फ्रेश वाटर के लिए वो क्या करते हैं, वो प्योरीफायर लगाते हैं, जिसमें बहुत सा फ्रेश वाटर वेस्टेज के रूप में नालियों में बहा दिया जाता है। इस तरीके से जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है, उनको प्योरीफाइड वाटर पीने के लिए, और आज के डेट में कहीं ना कहीं आपको ये देखने के लिए मिलेगा भी कि जो हमारा अर्बन एरियाज है वहाँ पे जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो शॉर्टेज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यही कारण है, क्योंकि उनके लिए प्योरीफाइड वाटर वो क्या करते हैं, वो आरओ लगा लिए या इस टाइप का जो आपका प्योरीफाइड करने के लिए जो प्योरीफायर आप लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े हिस्से को, वाटर के एक बहुत बड़े पोर्शन को कहीं ना कहीं क्या करता है, वेस्ट कर देता है। थोड़े से वाटर को प्योरीफाई करने के लिए बहुत बड़ा हिस्सा उसका क्या होता है, हम देखते हैं कि वेस्टेज में चला जाता है। इस तरीके से अर्बनाइजेशन भी कहीं ना कहीं, शहरीकरण भी कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार है वाटर स्कार्सिटी के, क्योंकि आदमी सेल्फिश है, अपने यूज की चीजों के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। अगला है, इसी पे अगला कारण देख लेते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 22% क्या है, जो हमारे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उसका आज के डेट में भी 22% कहीं न कहीं इसी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होकर के आती है। हाइड्रोलॉजिकल, जो हम वाटर के फोर्स से टरबाइन टर्न कराते हैं, वो कहीं न कहीं रिवर के ऊपर ही बनाया जाता है, डैम बना करके। तो इस तरीके से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे वहाँ टोटल 100% इलेक्ट्रिसिटी आज के डेट में हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 22% कहीं ना कहीं इसी के ऊपर डिपेंड करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। यानी हम टरबाइन टर्न कराते हैं वाटर के फोर्स से, तो जो वाटर के फोर्स से हम टरबाइन टर्न कराते हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर है आपके इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, जब हम वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे या हाइड्रोलॉजिकल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराएंगे, तो आप एक चीज सोचो कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट कराने की बात आती है, तो वो कहीं न कहीं रिवर पे ही डिपेंड करेगा। और रिवर के वाटर को जब हम क्या करेंगे, डैम बना करके एक बाउंड्री के थ्रू बैन करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो कहीं ना कहीं उसका फोर्स स्लो होगा, और फोर्स स्लो होना कहीं ना कहीं वाटर स्कार्सिटी आगे जो उस रिवर के किनारे अदर जो आपके स्टेट्स हैं या जो सिटीज हैं, उनके लिए वाटर स्कार्सिटी का कहीं ना कहीं क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा
क्योंकि हमने वाटर तो कहीं और स्टोर कर लिया, तो वो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाए, वाटर फोर्स कम हो जाएगा, तो उनके वहाँ वाटर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि जो फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग वाटर थी वो कहीं ना कहीं कम परसेंटेज में पहुंचेगा, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। अब आगे आते हैं कि इसी उसमें जो है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसमें एक चीज़ और थोड़ी सी समझनी है कि हमने क्या किया है, अपने यूज के लिए वो सारे तरीके अपनाए हैं, अपने सारे जो भी तरीके हैं वो लगा रखे हैं वाटर रिसोर्सेज को कंज्यूम करने के लिए, जो कहीं ना कहीं इसी को हम कहते हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी वाटर रिसोर्सेज का बहुत बड़े लेवल पे हमने दोहन किया है। और यही दोहन कहीं ना कहीं क्या होगा, एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा किसके लिए, वाटर स्कार्सिटी के लिए। आने वाले समय में लोग कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन आने वाले समय में जल रहेगा तब तो जीवन रहेगा। अब आगे एक चीज और देखिए कि इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, अलग से आपको बता दूं, कुछ ऐसे प्लेसेस भी हैं जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत बड़े लेवल पे है, फिर भी वाटर स्कार्सिटी झेल रहे हैं। अब आप पूछोगे कि जब वाटर अवेलेबिलिटी है तो फिर स्कार्सिटी क्यों झेल रहे हैं, ऐसे समझिएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पे वाटर टैंक यानी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो टैंकार्स बनाए जाते हैं, अंडरग्राउंड टैंक बनते हैं या रूफटॉप पे टैंक बनाए जाते हैं वाटर स्टोरेज करने के लिए, जो कि सोचो वो कोस्टल रीजन पे, वहां चारों तरफ तो आपके क्या है, सी पोर्शन है, इधर बे ऑफ बंगाल है पूरा, फिर भी इतना वाटर अवेलेबल होने के बावजूद भी वहां पे वाटर स्कार्सिटी है। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि वो टोटल वाटर क्या है, वो कहीं ना कहीं सैलिन या मैरिन वाटर है, उसको वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, उसे हम प्योरीफाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं क्या है, जब वो सैलिन और मैरिन वाटर है तो उसको हम अपने ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज नहीं कर सकते, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसके पीछे, वाटर स्कार्सिटी के पीछे, जो कि कहने के लिए वो कहा जाता है ना कि चिराग तले अंधेरा, वही कंडीशन है कि वहां इतने बड़े लेवल पे वाटर अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी वहां के गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखा है कि हर एक फैमिली के पास एक वाटर टैंक होना चाहिए जिसमें रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाए। जिस भी फैमिली के पास वाटर टैंकर्स नहीं बनाए गए हैं हार्वेस्टिंग के लिए, उनके ऊपर क्या होता है, फाइन चार्ज किया जाता है। ये जानते रहिए, तमिलनाडु ही एक पहला स्टेट है जहां पे ये प्रोसेस अपनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, सैलिन मैरिन वाटर होने की वजह से। ऐसे महाराष्ट्र की कंडीशन देख लीजिए, चारों तरफ आपको समुद्र ही समुद्र नजर आता है, फिर भी कंडीशन ये है कि उस वाटर को वो यूज नहीं करते और वाटर स्कार्सिटी झेलते हैं। देखते हैं कि लाइन में लगते हैं अपने बकेट और ये पूरे जो है साजो सामान के साथ कि हाँ किसी तरह से पानी उपलब्ध हो जाए, जिससे, और सुबह मॉर्निंग वो जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे, जिससे वो क्या हो जाए, उनको जो है वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाए। ये कंडीशन है, तो इसी को वाटर स्कार्सिटी कहते हैं कि वाटर अवेलेबल है फिर भी वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है और उसके लिए वो लाइन लगा रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट क्या है, नाम से ही या फिर उसके वर्ड की मीनिंग को ही अगर निकालें तब भी समझ में, मल्टीपर्पज यानी एक साथ कई पर्पज हमारे सॉल्व हो जाए, यानी एक साथ हम देखें कि एक से अधिक पर्पज हमारे, एक से ज्यादा उद्देश्य सॉल्व हो रहे हों, उसी को मल्टी पर्पज रिवर प्रोजेक्ट के नेम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वहां पे सबसे पहला दिया हुआ है कि यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे शिव समुद्रम, एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं कि शिव समुद्रम एक प्रोजेक्ट बनाया गया। इस शिव समुद्रम प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे, या फिर अभी देख लो आप रिहंद प्रोजेक्ट है, रिहंद प्रोजेक्ट को जो बनाया गया उसके पीछे केवल हमारा मकसद ये नहीं था कि केवल हमने वाटर अवेलेबिलिटी के लिए बनाया हो, या उस डैम को बनाने का, या उस रिहंद प्रोजेक्ट को या फिर शिव समुद्रम प्रोजेक्ट को बनाने का केवल एम रहा हो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी, नहीं। उसके पीछे एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे हमारे कई उद्देश्य सॉल्व हो रहे हैं। जैसे
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होगी ही होगी, उसके लिए तो हमने बनाया ही है। दूसरी चीज वहां से रूट्स और कैनाल निकाल करके क्या करते हैं, हम ये प्रयास करते हैं कि उससे इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दें। बहुत से एरियाज को हम क्या करते हैं, वहां से कैनाल क्रिएट करके हम वहां से इरिगेशन फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरी कि उसी रूट्स या कैनाल्स के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, कुछ सिटीज को या कुछ रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज को हम क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी उसी आपके रूट्स के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो मल्टीपर्पज का मतलब ये है, एक साथ कई उद्देश्य सॉल्व हो रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करा रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं। दूसरी चीज कि हम क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं। इस तरीके से एक साथ कई हमारे उद्देश्य सॉल्व हो रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के नेम से जानते हैं। इस मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट में हम बात करें तो ये कोई आज नया नहीं है। जो हमारा रिवर प्रोजेक्ट बनाया गया है वो कोई आज नया नहीं हमारे सामने है। ये रिवर प्रोजेक्ट आपको बहुत पहले से भी देखने के लिए मिल सकता है। उसी का हम एक एग्जांपल लेते हैं। आज इसी टॉपिक को हम डिस्कस करके थोड़ा सा छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट पे आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें एक टॉपिक आपके सामने है कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया। ये कोई नई चीज नहीं है। इसको आप देख सकते हैं कि एंशिएंट टाइम से ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं और उसका यूज किया जाता चला आ रहा है। जैसे पहला एक एग्जांपल देखते हैं कि एंशिएंट टाइम में कहाँ आपको एक एग्जांपल मिलता है। देखिए, पहला मिलता है इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, यानी फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं हम, आज नई बात नहीं कर रहे हैं। बिफोर क्राइस्ट, अभी मैं इससे भी पुराना एग्जांपल आपको देता हूं कि बिफोर क्राइस्ट में फर्स्ट सेंचुरी में अगर हम चले जाएं, वहां पे आपको मिलेगा कि श्रृंगावेरपुरम या श्रृंगावेरपुरा नेम दिया गया है। श्रृंगावेरपुरा जो कि आपके कहाँ है, इलाहाबाद के नजदीक है। इस इलाहाबाद या आज के डेट में इलाहाबाद नहीं बल्कि प्रयागराज कह सकते हैं कि प्रयागराज में ये सिचुएटेड है। वहां पे आपको श्रीवेंगपुरा नाम से आपको क्या मिल जाएगा, श्रृंगावेरपुरा नाम से आपको एक हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको देखने लिए मिल सकता है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आपको वहां देखने के लिए मिल सकता है और वो बना हुआ है फर्स्ट सेंचुरी बीसी का। उनका भी उद्देश्य यही था कि उसको बनाने का मेन उद्देश्य उस समय था कम से कम इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और दूसरी चीज उस समय इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई ज्ञान ही नहीं था। इस तरीके से देखें कि कम से कम इरिगेशन फैसिलिटी के लिए और ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराने के लिए उनका मेन उद्देश्य, तब भी तो दो पर्पज हमारे सॉल्व हो रहे थे कि ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी और इरिगेशन फैसिलिटी, ये दो तो मिल ही रहे थे। इस तरीके से इसके लिए हमने क्या किया था, उस समय के चाहे उस समय राजा महाराजा रहे हों या जो भी रहे हों, उस समय के जो भी सम्राट रहे उनके द्वारा ये बनवाया गया था। दूसरा, ड्यूरिंग द टाइम, सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी एक स्ट्रक्चर बनवाया था या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनवाया था, और ये इसका एग्जाम्पल इससे भी एंशिएंट है। ये कितने में, 300 बीसी की बात करेंगे, यानी ये तो फर्स्ट सेंचुरी की बात थी, यहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी ऑफ बीसी की बात थी, लेकिन यहाँ पे 300 बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं। 300 बिफोर क्राइस्ट में जाएंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है एक नागार्जुन सागर के नेम से एक लेक बनवाया गया था, और उसका कंडीशन ये रहा कि वो बहुत दिनों तक चला। इसके काल में तो चला ही, वहाँ के लोगों को इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराने के लिए। दूसरी चीज, जब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिके होने लगा, या फिर कह लीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर था इनके द्वारा बनाया हुआ खराब होने लगा, तो बाद में एक शक शासक हुआ था रुद्रदामन, उसने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, या फिर कह लीजिए कि फिर उसको क्या किया था, फिर से उसको मेंटेन करवाया था। इस तरीके से आप कह सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल मिल सकता है आपको कहाँ पे, इन कलिंगा। कलिंग नाम है किसका, आप देख सकते हैं, उड़ीसा को ही कलिंग कहते थे उस समय, जिसपे अशोक ने शासन किया। तो कलिंग में भी आपको मिल सकता है देखने के लिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिल सकता है। बेन्नूर कर्नाटका में भी आपको बनवाया गया था वहां के शासकों के द्वारा।
तो लास्ट है आपका कोल्हापुर। महाराष्ट्र में भी आपको बहुत से स्ट्रक्चर, इस टाइप से कई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर साउथ इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि एंशिएंट टाइम में इनका कहीं न कहीं इस स्ट्रक्चर को बनवाया गया था। अगला चलते हैं, फोर्थ आपको एग्जाम्पल देखते हैं। इन 11th सेंचुरी भोपाल लेक, 11th सेंचुरी में वहाँ के जो शासक रहे उनके द्वारा कहीं न कहीं भोपाल लेक का निर्माण करवाया गया, जिससे मध्य प्रदेश का जो एरिया है उनको कहीं न कहीं इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराया जा सके। लास्ट आप देख सकते हैं कि इन द 14th सेंचुरी एडी की बात करें, अब बीसी की बात नहीं कर रहे हैं, 14th सेंचुरी की बात करें तो उसमें हौज खास, ये कहाँ सिचुएटेड है? ये दिल्ली में सिचुएटेड है। दिल्ली में वाटर अवेलेबल कराने के लिए किसको, सीरी फोर्ट नाम से एक वहाँ का किला है या फोर्ट है, उस सीरी फोर्ट को हम क्या किए, वहाँ इल्तुतमिश नाम का एक शासक हुआ था जो कि गुलाम वंश का शासक था, उसने इस हौज खास का निर्माण करवाया था। क्या करने के लिए? ड्रिंकिंग वाटर, उस खास करके उस सीरी फोर्ट को ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराने के लिए इस हौज खास का निर्माण करवाया गया था दिल्ली में। आज इतना हम आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पे इसी मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करके आगे बढ़ जाएंगे। इतना आप लोग इस वीडियो को देख करके अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अपने पर्सनल नंबर से मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको भेज दूंगा। थैंक यू।